हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। हम कर रहे हैं मॉडल पेपर क्लास 12 के लिए इतिहास के मॉडल पेपर परीक्षा 2023 के लिए। और ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर और तीसरे मॉडल पेपर का ये हमारा तीसरा भाग है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरे पार्ट में आज हम करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न में सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का अपना जो चौथे नंबर का जो प्रश्न रहेगा। लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रृंखला आपकी चौथे प्रश्न से शुरू होगी। तो खंड ब को शुरू करते हैं और खंड ब में हम लेते हैं चौथा प्रश्न जो है वो अपना अति लघुत्रात्मक प्रश्न। लिखा है यहाँ पे कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में हुए परिवर्तनों के समकालीन समाज पर क्या प्रभाव हुए वो आपको लिखना है। तो ये जो काल है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का 1200 वर्षों के जो मध्य जो परिवर्तन हुए थे आर्थिक राजनीतिक, ये आपको इसमें बताना है। तो पहला तो लिखेंगे कि इस दौरान वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ। ठीक है, कृषि धीरे धीरे विस्तारित होती गई। इससे क्या हुआ कि वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। इससे पहले लोग स्थायी नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग एक जगह बसना शुरू किया, इन्होंने कृषि करना शुरू किया, कृषि की पैदावार बढ़ती गई, लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। दूसरा है शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। इस क्षेत्र में भी लोग जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि विशेषज्ञता प्राप्त जो लोग थे वो इस व्यवसाय में आए और ये भी जो है एक प्रकार से एक सामाजिक समूह का उदय हुआ। नेक्स्ट है संपत्ति के असंगत वितरण से सामाजिक विषमताओं में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से कुछ जो ये परिवर्तन हुए उससे समाज पर ये प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट हमारा 5वां प्रश्न रहेगा, हीनयान क्या है? आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान के बारे में आपको बताना है। आप लिखेंगे कि हीनयान यह बौद्ध धर्म की वह प्राचीन शाखा है जिसके अनुयायी न तो देवताओं में विश्वास करते थे और न ही बुद्ध को देवता मानते थे। तो 2 प्रकार की शाखाएं जो बौद्ध धर्म की थी, उसमें जो हीनयान शाखा है वो न तो देवताओं में विश्वास करती है और न ही भगवान बुद्ध को वो देवता मानते हैं। वे बुद्ध को मनुष्य मानते थे जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निर्वाण प्राप्त किया था। ये थी बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है कि अवतारवाद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे कि वैष्णववाद में 10 अवतारों की कल्पना की गई है। 10 अवतार माने गए हैं। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के कारण जब संसार में अराजकता, अव्यवस्था और विनाश की स्थिति आ जाती है, मतलब जब पाप बढ़ जाते हैं तो उस समय फिर मानव धर्म की रक्षा के लिए और विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। भगवान कोई न कोई अवतार लेते हैं उस पाप का नाश करने के लिए और विश्व की रक्षा करने के लिए। संभवतः पृथक पृथक अवतार देश के भिन्न भिन्न भागों में लोकप्रिय हुए। इसे ही अवतारवाद की अवधारणा माना जाता है। अवतारवाद की अवधारणा का मतलब ये है कि विश्व की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जो है वो भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, उसे अवतारवाद की अवधारणा कहते हैं। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि वैदिक परंपरा के अंतर्गत तथा वैदिक परंपरा के बाहर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उठे प्रश्नों और विवादों का उल्लेख कीजिए। तो जो वैदिक परंपरा है, मतलब जो वेदों को मानने वाले हैं, उस परंपरा में और उस परंपरा के बाहर 6ठी शताब्दी जो समय है ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी, उसमें जो विभिन्न विवाद जो उत्पन्न हुए थे उसका उल्लेख करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के पश्चात जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। चिंतक परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और प्रकट करने में संलग्न थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक ये प्रश्न उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक है। कुछ लोग यज्ञों के महत्व के बारे में विचार कर रहे थे। तो ये था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय विभिन्न प्रकार की जो विवाद हुए थे, विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न उठ रहे थे जीवन और सत्य को जानने के लिए, उस पर इस प्रकार से जो है वो विचार विमर्श होता था। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जो 8वां प्रश्न हम पढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडल पेपर हम कर रहे हैं ना, दूसरा मॉडल पेपर है हमारा। इसी तरीके से हमने कंप्लीट 10 मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं और अगर ये 10 मॉडल पेपर्स आप सारे के सारे एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। हमारे ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, जो कि आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक
पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में आपको कंप्लीट ये 10 मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। इसी के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश, उन सब के भी मॉडल पेपर्स आपको जो है वो वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर चैप्टर वाइज आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी। आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो आप ज़रूर हमारा ऐप जो है वो ट्राई करिए एक बार। रोजाना शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जहां पर हम लाइव जो है आपके डाउट जो होते हैं उनको क्लियर करते हैं। साथ ही साथ चैप्टर के MCQs होते हैं वो भी वहां पर हम करते हैं। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको वीडियोज़ के बारे में हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज़ जो भी जारी होना होता है उसके बारे में आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। लाइव क्लास के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाता है। और ये जो PDF है ये भी हम आपको वहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। बहुत कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी, तो आप ज़रूर डाउनलोड हमारा ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न लिखा हुआ है कि पेलसट नामक डच यात्री की भारत यात्रा का वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो देखते हैं पेलसट यात्री जो है, पेलसट जो है एक डच का रहने वाला था, हॉलैंड का रहने वाला एक यात्री था जो भारत आया था। हम यहाँ पे देखेंगे कि पेलसट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। बर्नियर की ही तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर के अचंभित था। लोग इतनी दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को नितांत अभाव के घर और कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है, कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। ये पेलसट ने अपने यात्रा विवरण में, अपने यात्रा वृत्तांत में इस प्रकार से वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9वां। इब्न बतूता के समय यात्राएं अधिक दुष्कर थी, स्पष्ट कीजिए। दुष्कर का मतलब होता है कठिन थी, है ना। उस समय यात्राएं कितनी कठिन थी इस बारे में आप बताइए। तो आप लिखेंगे कि 1332-33 ईस्वी के उस काल में जब इब्न बतूता ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, यात्रा करना एक बहुत ही कठिन और जोखिम भरा कार्य माना जाता था। यात्रा में चोर, लुटेरे, समुद्री डाकू, जंगली जीव और बीमारियों का भय लगातार बना रहता था और यात्रा के साधन भी नहीं थे। इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली और सिंध पहुंचने में क्रमशः 40 और 50 दिन का समय लगता था। जब वह मुल्तान से दिल्ली की यात्रा पर था तो रास्ते में डाकुओं ने उसके कारवां पर हमला बोल दिया। इब्न बतूता बुरी तरह से घायल हो गया और कई सहयात्रियों की डाकुओं ने हत्या कर दी। तो इतना मुश्किल होता था उसके समय में यात्रा करना, और ये जो वर्णन है उसने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न 10वां। विजयनगर के शासक स्वयं को देवता या भगवान का प्रतिनिधि होने का दावा कैसे करते थे, स्पष्ट कीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे, मतलब अपने आप को भगवान विरूपाक्ष का प्रतिनिधि मानते थे। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरीके से दावा करते थे कि हम उनके प्रतिनिधि हैं। सभी राजकीय आदेशों पर प्राय कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। मतलब ये था कि असली शासक जो है वो भगवान है, हमारे श्री विरूपाक्ष जो है वो शासक हैं। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरतराणा का भी प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ था हिंदू सुल्तान। याद रखिएगा ये शब्द जो है ना, ये कई बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वहां पर छोटे छोटे प्रश्न बना करके पूछे जा सकते हैं, या रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है, या फिर आपके अति लघुतरात्मक जो प्रश्न होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 11वां। अब्दुल फजल की आईने अकबरी उससे पहले के इतिहासकारों की रचनाओं से किस दृष्टि से भिन्नता लिए हुए है, उल्लेख कीजिए। आप लिखेंगे यहाँ पे कि अबुल फजल से पहले के जो इतिहासकार थे उनकी रचनाएं अधिकांशतः युद्ध, विजय, राजनीतिक षड्यंत्र आदि राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताती थी। वे आईने अकबरी की तरह देश के लोगों और उत्पादों की कोई भी जानकारी नहीं देती थी। यदि उल्लेख किया भी जाता था तो उसकी दिशा मूलतः राजनीतिक ही होती थी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 12वां। मध्यकालीन भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन प्रचलित थे?
तो आप लिखेंगे कि मध्यकालीन भारत में मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ थी। मतलब अगर मानसून अच्छा आ गया, अगर बारिश अच्छी हुई तो कृषि अच्छी हो जाती थी, और अगर मानसून अगर खराब हो गया तो कृषि बुरी तरह से प्रभावित हो जाती थी। खेती वर्षा के जल पर निर्भर करती थी, परंतु कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त जल की आवश्यकता थी। अतः कुओं, नहरों, नदियों, जलाशयों आदि से भी खेती की सिंचाई की जाती थी। बाबर के अनुसार रहट या बाल्टियों से सिंचाई की जाती थी। ये मध्यकालीन जो सिंचाई की व्यवस्था थी उसके बारे में वर्णन किया गया है कि ज़्यादातर कृषि जो है वो वर्षा पर आधारित थी, मानसून पर आधारित थी, लेकिन इसके अलावा कहीं कहीं पर कुछ ऐसी फसलें भी बोई जाती थी जिनके लिए एक्स्ट्रा पानी की भी आवश्यकता पड़ती थी, तो उसके लिए कुओं से सिंचाई होती थी, नहरों से भी होती थी, नदियों से भी सिंचाई की जाती थी, और जलाशयों आदि का प्रयोग भी होता था। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, तैनात ए रकाब से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि मुगल दरबार में नियुक्त तैनात ए रकाब। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।